साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको भारत के विदेश मंत्री की जापानी बीवी की कहानी सुनाऊंगा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, भारत के विदेश मंत्री आप जानते हैं एस जयशंकर हैं। पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। इनकी कहानी मैं आपको शुरू से बताता हूं। जो एस जयशंकर हैं, इनके पिता थे के सुब्रमण्यम, जो बहुत बड़े एक रक्षा विशेषज्ञ थे, इस देश के डिफेंस एनालिस्ट थे। और हम लोग जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तो उस जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया और भी बड़े बड़े अखबारों में संपादकीय पन्ने पर के सुब्रमण्यम के बड़े बड़े आलेख छपा करते थे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी मेरा एक विषय था यूपीएससी में भी, इसलिए मैं उनके आलेख बहुत बारीकी से पढ़ता था। उस जमाने में सिर्फ एक टीवी चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, और दूरदर्शन पर भी के सुब्रमण्यम बराबर आया करते थे। तो उन्हीं के पुत्र हैं ये एस जयशंकर। एस जयशंकर की पढ़ाई जो हुई है वो दिल्ली के एक वायुसेना के स्कूल में हुई है, एयरफोर्स के स्कूल में हुई। और स्कूलिंग के बाद इन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में तालीम हासिल की, जो एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है। और उसके बाद ये जेएनयू चले गए। जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। अब देखिए, अभी की जो भाजपा सरकार है ये जेएनयू को बदनाम करने भी की कोई कोशिश नहीं छोड़ती। जेएनयू को वामपंथियों का गढ़ बता के उसके बारे में तरह तरह का दुष्प्रचार किया जाता है। लेकिन अभी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी जेएनयू में पढ़ाई की थी, और विदेश मंत्री जयशंकर ने भी जेएनयू में ही पढ़ाई की थी। ऐसे भी जेएनयू को दुनिया के बहुत शानदार विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। जेएनयू से ही एमए एमफिल करने के बाद एस जयशंकर ने यूपीएससी की परीक्षा दी, और 1977 में 1977 में वो भारतीय विदेश सेवा के लिए चुने गए। यानी वो आईएफएस ऑफिसर हो गए, इंडियन फॉरेन सर्विस में आ गए। इंडियन फॉरेन सर्विस में आपको बता दूं मैं एक दिलचस्प बात की, जो भी व्यक्ति आता है, जो लड़का है लड़की, उसको कोई एक विदेशी भाषा सीखनी होती है। और उसमें आप इंग्लिश को नहीं ले सकते, इंग्लिश को उसके लिए विदेशी भाषा नहीं माना जाता है। तो उसमें से कोई स्पेनिश सीखता है, कोई चाइनीज सीखता है, कोई हंगेरियन सीखता है, कोई फ्रेंच सीखता है। ये एक मतलब कंपलसरी है, ये अनिवार्य है। ये एक दिलचस्प जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद एस जयशंकर की दुनिया भर में जगह जगह मतलब पोस्टिंग शुरू हुई। अच्छा, बीच में ऐसा हुआ था कि एस जयशंकर जी को जेएनयू में पढ़ाई के दौरान ही मोहब्बत भी हो गई थी, और लड़की का नाम था शोभा। तो एस जयशंकर ने शोभा से शादी कर ली थी। लेकिन ऐसा इत्तेफाक हुआ, इसको अब बदनसीबी कहिए, कि शादी के कुछ बरस बाद ही शोभा को कैंसर हो गया। वो कैंसर का शिकार हो गई और शोभा का इंतकाल हो गया। तो उसके बाद जयशंकर अकेले रह गए। अब ये अकेलेपन का ही दौर था जब 1996 में 96 में जयशंकर की पोस्टिंग हुई जापान में, भारतीय दूतावास में। जापान की राजधानी है टोक्यो, और वहाँ भारतीय दूतावास है। वहाँ 1996 में उनकी तैनाती हुई डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के रूप में, मतलब राजदूत के बाद वे दूसरे नंबर के पदाधिकारी थे। अब लगे हाथ मैं आपको बता दूं कि दूतावास और उच्चायोग में क्या अंतर होता है। बहुत लोग अंतर नहीं जानते। तो ऐसा है कि ब्रिटेन के जो पुराने उपनिवेश हैं, यानी अंग्रेजों के जो पुराने गुलाम देश हैं, उन देशों में उच्चायोग हुआ करता है, हाई कमीशन हुआ करता है। जैसे लंदन में भारत का उच्चायोग है, हाई कमीशन है, मैं एक बार उसमें जा भी चुका हूँ, और वहाँ हाई कमिश्नर की नियुक्ति होती है। लेकिन बाकी देशों में
जो कि अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे। बाकी देशों में दूतावास होता है, जिसको अंग्रेजी में एम्बेसी कहते हैं, और उसका जो मुख्य पदाधिकारी रहता है उसे राजदूत कहते हैं, एम्बेसडर कहते हैं। तो ये फर्क है उच्चायोग और दूतावास का। चूंकि जापान कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा, ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं रहा, इसलिए जापान में भारत का दूतावास है। तो दूतावास में जयशंकर बन गए, मैंने कहा दूसरे नंबर के पदाधिकारी। और उसी दूतावास में एक जापानी लड़की का भी आना जाना होता था, उसका नाम था क्योको सोकेगावा। अब जरा जापान के बारे में मैं आपको बता दूं। जापान है तो बहुत छोटा देश, कुछ टापुओं का समूह है। वहाँ 4 बड़े-बड़े टापू हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। और जापान दूसरे विश्व युद्ध में यानी दूसरी आलमी जंग में बुरी तरह तबाह हो गया था। उसके 2-2 शहरों पर अमेरिका ने एटम बम गिरा दिए थे, हिरोशिमा पर और नागासाकी पर, और जापान समझिए मिट्टी में मिल गया था। लेकिन उसके बाद जापानियों ने अपनी मेहनत से और लगन से जापान को फिर तरक्की के रास्ते पर पहुंचा दिया है, और आज की तारीख में जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। अमेरिका और चीन के बाद जापानी अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर है। तो जापानी लोग बहुत मेहनत करते हैं, वो हिंदुस्तानियों की तरह बात नहीं बनाते और हिंदुस्तानियों की तरह मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने में अपना समय नहीं बर्बाद करते। यही जापान की तरक्की का राज है। तो इसी टोक्यो में जयशंकर और क्योको सोकेगावा का मोहब्बत परवान चढ़ने लगा। 1950-60 के दशक में एक हिंदी फिल्म आई थी लव इन टोक्यो। तो लव इन टोक्यो समझिए सच में वहाँ हो गया, और उसके बाद दोनों ने डेटिंग शुरू की, मिलना जुलना शुरू किया, साथ में कॉफ़ी पीना शुरू किया, पार्क में घूमना शुरू किया, रेस्टोरेंट जाना शुरू किया, सिनेमा देखना शुरू किया। और उसके बाद एक दिन एस जयशंकर ने क्योको शोकेगावा को प्रपोज किया, यानी कि शादी का प्रस्ताव दिया। अब हिंदुस्तान और जापान की संस्कृति में ऐसे तो बहुत फर्क है, लेकिन मोहब्बत में वो सब फर्क सब मिट जाते हैं। और क्योको शोकेगावा राजी हो गई, और फिर दोनों ने काफी गुपचुप तरीके से शादी कर ली। गुपचुप तरीका मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी सारी तारीख क्या थी शादी की, कब वो एनिवर्सरी बनाते हैं, ये किसी को मालूम नहीं है। खैर जो भी हो, कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो जयशंकर और क्योको शोकेगावा की शादी हो गई। अब वो अपना नाम क्योको जयशंकर लिखती है। अब उनके 3 बच्चे भी हैं, 2 बेटे हैं ध्रुव और अर्जुन, और एक बेटी है, बेटी का नाम है मेधा। ये जो बेटी है ये फोटोग्राफर है, और अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में, एलए जिसको संक्षेप में कहते हैं, लॉस एंजल्स शहर में रहती है मेधा जयशंकर, और इसने बीबीसी के लिए भी काम वगैरह किया है। अब देखिए ये जो क्योको जयशंकर और एस जयशंकर की जगह जगह तैनाती होती रही। एस जयशंकर चीन में भारतीय राजदूत रहे, सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त रहे, और अंत में विदेश विभाग के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचे, यानी कि भारत के विदेश सचिव बन गए। रिटायर होने के बाद ये जो जयशंकर है ये भाजपा में आ गए, राम भक्त बन गए, और नरेंद्र मोदी ने इन्हें देश का विदेश मंत्री बना दिया। एक बात मैं और बता दूं कि जयशंकर ने जेएनयू में जब पढ़ाई की थी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, तो उन्होंने न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में विशेषज्ञता हासिल की थी। न्यूक्लियर डिप्लोमेसी का मतलब होता है, उसको आप हिंदी में कहिए आणविक कूटनीति, यानी कि आणविक मुद्दों पर, न्यूक्लियर संबंधी मुद्दों पर 2 देशों के बीच जो वार्ता होती है उसमें वो विशेषज्ञ थे। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो आपको याद होगा कि भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील हुआ था, परमाणु संधि हुई थी, जिसके द्वारा अमेरिका से भारत को बहुत परमाणु बिजली वगैरह मिली थी। तो ये जो सारी संधि थी इसमें एस जयशंकर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी,
क्योंकि वो उस समय विदेश विभाग में काफ़ी ऊंचे पद पर थे और उनकी यही विशेषज्ञता थी इसी क्षेत्र में वार्ता करने की। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के समय भी एस जयशंकर ने पर्दे के पीछे रह के ही ये बड़ा काम किया था। अब शादी के बाद क्योंकि जयशंकर भारत में रहने लगी थी, जब विदेश मंत्री बन गए और जयशंकर तुगलक रोड दिल्ली में रहने लगे, तो क्योंकि भी उनके साथ रहती है। अब तो वो बिल्कुल भारतीय वेशभूषा में रहती है, साड़ी पहनती है, बिंदी लगाती है और धड़ल्ले से हिंदी बोलती है, भारत की बहू बन गई है। अब देखिए क्या हुआ, 2-3 साल पहले नई दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ। G20 का मतलब हुआ दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों का ग्रुप। तो G20 का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, तो उसमें जो आए दुनिया के भर से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लोग, तो साथ साथ उनकी बीवियां भी आई, धर्म पत्नियां भी आई। तो ये तय करना था विदेश विभाग को कि बाकी तो नेताजी लोग अपना वार्ता करेंगे, सरकारी काम करेंगे, ये जो बीवियां आ रही हैं इनका कौन मनोरंजन करेगा, इनकी मेजबानी कौन करेगा। तो सामान्यतया जो प्रधानमंत्री की पत्नी होती है उसको ये काम दिया जाता है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो जो उनकी पत्नी थी वो ये बीवियों की मेजबानी करती थी। लेकिन हमारे जो नालायक प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये अपनी बीवी जसोदाबेन को दूध की मक्खी की तरह निकालकर अपनी गृहस्थी से बाहर फेंक चुके हैं। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अपनी पत्नी जसोदाबेन को प्रधानमंत्री आवास में पैर भी नहीं रखने देते हैं। तो जब जसोदाबेन नहीं थी तब विदेश विभाग को तय करना था कि अब ये काम कौन करेगा। तो विदेश विभाग ने तय किया कि विदेश मंत्री जयशंकर की पत्नी कोक्यो सोके गावा जयशंकर इन महिलाओं की मेजबानी करेंगी। तो क्योको ने क्या किया, इन महिलाओं को जगह जगह घुमाया। दिल्ली में एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, उसमें वो ले गई उनकी पत्नियों को और कहा कि देखिए देश में किस तरह से भारत में हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, कैसे गेहूं की पैदावार बढ़ी थी, वगैरह वगैरह। उसके बाद दिल्ली में एक गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है जिसमें आधुनिक कलाकृतियां लगाई जाती है, वहां भी वो घुमाने के लिए ले गई। तो ये काम क्योको जयशंकर कर रही हैं। ये पूरी कहानी जब मैं सुना रहा हूँ तो लगे हाथ एक और आईएफएस ऑफिसर की कहानी सुना दूं। एक आईएफएस ऑफिसर हुआ करते थे डॉक्टर के.आर. नारायणन। वो केरल के बहुत ही दलित परिवार से आते थे, गरीब परिवार से आते थे। पढ़ने के लिए लंदन गए और लंदन में उनके प्रोफेसर थे हेरोल्ड लास्की, जो पंडित नेहरू के बहुत गहरे मित्र थे। तो पंडित नेहरू से हेरोल्ड लास्की ने कहा कि ये जो मेरा स्टूडेंट है नारायणन, ये तो बहुत बड़ा जीनियस है, तुम इसे विदेश सेवा में नियुक्त कर दो। तो पंडित नेहरू ने के.आर. नारायणन की नियुक्ति भारतीय विदेश सेवा में कर दी। अब नारायणन साहब जब बर्मा पहुंचे, बर्मा में उनकी पोस्टिंग हुई जिसको अब म्यांमार कहते हैं, तो उनको भी मोहब्बत हो गई बर्मा की एक लड़की से, उसका नाम था मा टिंट टिंट। तो उस समय भारत सरकार में नियम था कि भारतीय विदेश सेवा का कोई भी पदाधिकारी किसी विदेशी लड़की से शादी नहीं कर सकता है। तो के.आर. नारायणन साहब ने नेहरू जी से अनुमति मांगी। नेहरू जी ने विशेष अनुमति दी के.आर. नारायणन को शादी करने के लिए, और के.आर. नारायणन ने उस बर्मी लड़की से माँ टिंट टिंट से शादी कर ली। शादी करने के बाद उस लड़की ने अपना भारतीय नाम रख लिया उषा, और वो उषा नारायणन लिखने लगी। आगे चलकर ये डॉक्टर के.आर. नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति बने, और ये जो बर्मा की लड़की थी माँ टिंट टिंट, ये भारतवर्ष की प्रथम महिला बनी, फर्स्ट लेडी बनी। आप जानते हैं राष्ट्रपति की पत्नी प्रथम महिला कहलाती है। तो ये लगे हाथ ये कहानी भी मैंने आपको सुना दी। जयशंकर और क्योको के संबंध की कहानी, शादी की कहानी सुनाने का मेरा ये भी उद्देश्य था कि ये जो भाजपाई लोग होते हैं ना, ये परम पाखंडी होते हैं। ढोल बजाएंगे स्वदेशी का, लेकिन खुद काम वही करेंगे। मैं मोहब्बत को गलत नहीं मानता, यदि जयशंकर ने क्योको से शादी की तो कोई गलत नहीं किया,
लेकिन ये पाखंड नहीं होना चाहिए कि राजीव गांधी ने विदेशी से शादी कर ली तो उस पर भाजपाई लोग एकदम कूदते हैं कि कितना गलत हो गया, और अपने इनके राम भक्त जयशंकर विदेशी से शादी किए तो कोई बात नहीं है। ये तो वही हुआ कि कृष्ण करें तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। तो ये जो दोहरे मापदंड है, ये बहुत गलत है। लेकिन क्योंकि से जयशंकर की शादी से एक और सवाल उठता है कि क्या जयशंकर पूरी तरह तटस्थ होकर विदेश मंत्री रह पाएंगे? क्या आज की तारीख में भारत और जापान के बीच यदि किस हितों का टकराव हो जाए, भारत और जापान के हित आपस में टकरा जाए, तो जयशंकर किसका पक्ष लेंगे? क्या वो भारत का पक्ष लेंगे या फिर अपने ससुराल वालों के साथ, जापानियों के साथ जाके खड़े होंगे? ये भी एक विचारणीय बिंदु है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।